हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास अपने लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी लिक्विड वेपर कॉम्पोजिशन कर्व के बारे में। आपको दो कर्व बनाना सिखाए थे, एक लिक्विड कॉम्पोजिशन कर्व और एक था अपना वेपर कॉम्पोजिशन कर्व। ठीक, तो क्या थे कर्व्स हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली हम लोगों ने वेपर प्रेशर है ना, तो इधर था अपना प्रेशर और इधर था मोल फ्रैक्शन। इनके बीच हमने ग्राफ बनाए थे। एक स्ट्रेट लाइन बनी थी जो तो बेसिकली किसके कॉम्पोजिशन को दिखाती है, लिक्विड, और एक आपके पास कर्व्ड लाइन बनी थी जो किसके कॉम्पोजिशन को दिखाती है, वेपर। ठीक, यहाँ लिक्विड, इसके इधर ऊपर की तरफ लिक्विड होता है, इसके नीचे की तरफ सिर्फ और सिर्फ कौन होती है, वेपर्स, और यहाँ पर बीच में लिक्विड और वेपर दोनों क्या करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। फिर हम लोगों ने इसके ऊपर इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखा था कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे या प्रेशर कम करोगे। तो अगर आप प्रेशर कम करते हो तो देखो लिक्विड का किस में कन्वर्जन होगा, वेपर में। ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। इस पॉइंट पर क्या होगा, पहला बबल ऑफ वेपर फॉर्म होगा। इस पॉइंट पर लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड क्या होगी, वेपराइज होगी, और उसके बाद सारा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, वेपर में कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक, सिमिलरली जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो हम इधर से इधर चलते हैं। जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वेपर का क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्जन होगा। सेम चीज जब आप इधर से इधर चल रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा, पहली ड्रॉप ऑफ लिक्विड फॉर्म होगी, यहाँ पर लास्ट बबल ऑफ वेपर बचा होगा जो क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा, और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ कौन बचा हुआ होगा, आपका लिक्विड बचा हुआ होगा। तो आओ आज डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस, इनके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, अगर आपने पॉइंट समझ लिए हैं तो आप क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, आपके पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इज दिस कि लिक्विड मिक्सचर और लिक्विड मिक्सचर containing बेंजीन एंड टोलुइन। तो एक आपके पास बेंजीन है और दूसरा टोलुइन है। is composed of 1 mole benzene and 2 mole toluene। ठीक है, तो 1 मोल बेंजीन है और 2 मोल टोलुइन है। आगे कह रहा है कि इफ द प्रेशर ओवर द मिक्सचर, इफ द प्रेशर ओवर द मिक्सचर at 300 Kelvin is reduced gradually। ठीक है, धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, इसके ऊपर कम करते आ रहे हो। देन कुछ आंसर्स देने हैं आपको, लेकिन आपको चीज़ दी हुई है, आपको पी नॉट ऑफ बेंजीन दिया हुआ है विच इज 300 टोर। ठीक, और आपको पी नॉट ऑफ टोलुइन भी दिया हुआ है विच इज 150 टोर। ठीक, क्या क्या आंसर्स देने हैं आपको। फर्स्ट, एट व्हाट प्रेशर first bubble of vapor will be formed। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, मुझे को सीखा, सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। जो पहला बबल बना उसका आपको कॉम्पोजिशन बताना। सो व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ फर्स्ट बबल ऑफ वेपर। आपका जो उस वेपर का पहला बबल बना, आपको उसका कॉम्पोजिशन बताना है कि उसमें कितना बेंजीन होगा और कितना टोलुइन होगा। थर्ड पार्ट इज एट व्हाट प्रेशर डज द लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड will be left। and its composition। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में दो क्वेश्चन में एक साथ मिक्स कर दिए क्योंकि मेरे पास जगह कम हो गई है। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन है जो इस पार्ट का एप्लीकेशन है। आप क्वेश्चन कॉपी करो, फिर हम बात करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखें, अगर आप प्रोसेस की फील लेंगे, समझेंगे, तो इस क्वेश्चन को आप खुद बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखें, मैं थोड़ा सा इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन लेता हूँ।
सपोज ये आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर हम फिल कर देते हैं एक लिक्विड को, तो ये इसके अंदर लिक्विड फिल्ड है, ठीक। अब आप इस पे लगा दो एक पिस्टन, अभी पिस्टन ऐसे रखा हुआ है मान लो, ठीक है। तो अभी यहां पर क्या होगी, कोई भी वेपर नहीं होगी। अब आप क्या करोगे, इस पिस्टन को रिमूव करना शुरू करोगे। तो आप जैसे ही पिस्टन को रिमूव करना शुरू करोगे, यहां पर स्पेस क्रिएट होगा। मान लो आप पिस्टन को मूव करवा के यहां ले आए, इतना आपने पिस्टन को विड्रॉ कर लिया। जैसे आपने विड्रॉ किया, देखो यहां पर लिक्विड तो उतना ही रहेगा लेवल तो, लेकिन क्या होगा, ऊपर जगह क्रिएट होगी। तो आप धीरे धीरे पिस्टन को ऊपर मूव करते जा रहे हो, तो क्या होगा, एक सर्टेन प्रेशर पर ऐसा होगा कि यहां से पहला मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में होगा। सही है। तो फर्स्ट बबल ऑफ वेपर आपके सामने बना होगा। अब आप सिचुएशन को एनालाइज करें, अगर अभी सिर्फ पहला बबल ऑफ वेपर बना है, पहला मॉलिक्यूल बना है, तो बताओ यहां पर लिक्विड के कॉम्पोजिशन में क्या फर्क आया होगा, कुछ भी नहीं आया होगा, ऑब्वियसली आया होगा, लेकिन जितना होगा बहुत कम आया होगा। यहां पर इस मिक्सचर में 1 मोल तो था बेंजीन था, और उसके साथ कौन था, 2 मोल यहां पर था टोलुइन। सही है। बताओ अब भी जब यहां पर पहला बबल बना होगा, तो यहां पर बेंजीन अब भी ऑलमोस्ट कितना होगा, 1 मोल ही होगा, और बताओ टोलुइन भी कितना होगा, 2 मोल ही होगा। ऑल्दो थोड़ा बहुत कम हो गया होगा, लेकिन जो अमाउंट कम हुआ होगा वो बहुत कम है, क्योंकि भी जस्ट पहला वेपर बना है। तो इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, किस प्रेशर पर पहला बबल फॉर्म होगा, उसको एनालाइज करने के लिए आपको कंडीशन लेकर चलनी पड़ेगी कि जब पहला बबल फॉर्म हुआ होगा, तो लिक्विड जो बाहर का प्रेशर है वो लिक्विड के अभी के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया होगा। देखो ग्राफ से भी समझाऊं, याद अपन ने ग्राफ बनाया था, ये यहां से यहां, यहां से यहां। मान लो आप इस लाइन के अलॉन्ग नीचे आ रहे हो, तो जब आप यहां पर हो तब तक तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड है। जब आप इस पॉइंट पर पहुंचोगे तब जाके पहली ड्रॉप ऑफ क्या बनेगी, वेपर बनेगी। तो आपको इस पॉइंट का वेपर प्रेशर निकालना है, यानी आपको बेसिकली अभी इस लिक्विड का वेपर प्रेशर निकालना। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि व्हेन फर्स्ट बबल ऑफ वेपर इज फॉर्म्ड, the composition of liquid will not change much। ठीक, तो उस लिक्विड का कॉम्पोजिशन बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ होगा। इसलिए इस कंडीशन पर अगर आप देखो तो P एक्सटर्नल, दैट इज लिख देना, P एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू क्या हो चुका होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो जब P एक्सटर्नल की वैल्यू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बराबर हो जाएगी, तब जाके क्या हुआ होगा, पहला बबल ऑफ वेपर फॉर्म हुआ होगा। बताओ क्या ये बात समझ में आ रही है, इसमें कोई डाउट है आपको? ठीक, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। आप प्रेशर धीरे धीरे कम करते जा रहे हो, जिस पॉइंट पर वेपर प्रेशर और P एक्सटर्नल बराबर हो गए, उस पॉइंट पर पहली बबल फॉर्म हो जाएगी। तो निकाल लो, पहली बात तो प्रेशर। तो बताओ प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो राउट्स लगाओ, P नॉट बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन लिक्विड प्लस P नॉट ऑफ टोलुइन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन। तो बताओ P नॉट ऑफ बेंजीन कितना दिया हुआ है, 300 इंटू, बताओ इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/3 प्लस P नॉट ऑफ टोलुइन कितना, 150 इंटू इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, 2/3। तो ये बन गया 100 प्लस 100, बताओ कितना आ जाएगा, 200 टोर। तो जब बाहर का प्रेशर 200 टोर हो चुका होगा, तब जाकर क्या हुई होगी, पहली ड्रॉप यानी लिक्विड की वेपराइज हुई होगी और पहला बबल फॉर्म हुआ होगा। सही है, समझ में आ रहा है। फिर सेकंड पार्ट, अब जो बबल बना आपको उसका कॉम्पोजिशन निकालना है। थोड़ा समझे, थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगेगा, बोले यार सर आप ये बोल रहे थे कि जितना भी बना है ये तो बहुत कम होगा, फिर इसमें कॉम्पोजिशन कितना, भाई ये जितना भी बना, मान लो इस वेपर में 10⁻⁻5 मोल है, तो उस 10⁻5 मोल में A कितना है और B कितना है, ये तो मैं निकाल ही सकता हूँ परसेंटेज के टर्म्स में। तो मुझे यहाँ पर उसका परसेंटेज ढूंढना है। क्या ढूंढना है, परसेंटेज ढूंढना है। तो बताओ क्या करेंगे, बेसिकली आपको इस लिक्विड के ऊपर ये जो वेपर है इसका कॉम्पोजिशन निकालना है। और बताओ वेपर का कॉम्पोजिशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम राउल्ट को किसके इक्वल करते हैं, डाल्टन।
बताओ बेंजीन का निकाल लेते हैं, टोलुइन का अपने आप आ जाएगा। तो बताओ बेंजीन के लिए अगर मैं राउल्ट लॉ लगाऊं तो बेंजीन का प्रेशर किसके इक्वल होगा, पी नॉट ऑफ बेंजीन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन लिक्विड। दिस शुड बी इक्वल टू, डाल्टन ने क्या बोला कि टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो यहां से आप वाई बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। बताओ वाई बी की वैल्यू क्या बनेगी, पी नॉट बी इज 300 इंटू मोल फ्रैक्शन बेंजीन का कितना है 1/3 डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर कितना आ गया बताओ 200। तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, हाफ, दैट इज 0.5। तो ये जो वेपर बनी, ये जो एक ड्रॉप ऑफ वेपर बनी, एक बबल, उस बबल में आधा कौन है बेंजीन और बताओ आधा कौन है टोलुइन। तो दोनों 50-50% है। अब समझ रहे हो ना बात को, बात ये नहीं कितना बना, जितना भी बना 10⁻⁻5 मोल बना, -10 मोल बना, तो 10⁻⁻10 मोल का आधा कौन है बेंजीन और आधा कौन है टोलुइन। तो इस तरह से आप पहली जो वेपर बनेगी उसका क्या कर सकते हो, कॉम्पोजिशन कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो कर सकते हैं, आप कॉपी करें। फिर मैं इसके सेकेंड पार्ट पे चलता हूं जहां पर आप लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड का क्या करोगे, कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करोगे। अब देखो लास्ट ट्रेस के लिए क्या करेंगे, भाई देखो सिंपल सी बात है, इसी डायग्राम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और फिर हम लोग बात करते हैं। आप देखें, मैं इस पिस्टन को और ऊपर खींचता जाऊंगा, जितना ऊपर खींचता जाऊंगा उतना ज़्यादा क्या होगा, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। मान लो इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद यहां पर लास्ट ड्रॉप बची, दिस इज द लास्ट ड्रॉप। अब बताओ कंटेनर लीक तो ही नहीं रखा, वेपर बाहर तो कहीं जाएगी नहीं। बताओ अगर ये लास्ट ड्रॉप है तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, यहाँ सब जगह क्या बची होगी, सिर्फ वेपर बची होगी। और अभी आखिरी ड्रॉप है जो कि किसकी तैयारी में है, उड़ने की तैयारी में, टेक ऑफ करने वाली है अब थोड़ी सी देर में, है ना। तो बताओ इस कंडीशन में हम क्या सोच सकते हैं कि लिक्विड बचा, बस ये लास्ट ड्रॉप बची, इसमें थोड़े बहुत मोल्स बचेंगे, बाकी सारे मोल्स क्या हो चुके हैं, वेपराइज। कहने का मतलब जब आपके पास लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बची है तो अब जो इसके ऊपर की वेपर्स होगी इसका कॉम्पोजिशन इनिशियल लिक्विड की कॉम्पोजिशन के इक्वल हो चुका होगा। जितना 1 मोल बेंजीन था वो पूरा वेपर में पहुंच चुका है, जो आपका 2 मोल टोलुइन था वो भी कहां पर पहुंच चुका है, वेपर में पहुंच चुका है। यानी अब इस लास्ट ड्रॉप के ऊपर की वेपर का कॉम्पोजिशन जो आपका इनिशियल लिक्विड था उसकी कॉम्पोजिशन के बराबर होगा। बोलो बात समझ में आ रही है, कर सकते हैं ना। तो हुआ क्या है, आपने 1 मोल बेंजीन 2 मोल टोलुइन लिया था, वो पूरा का पूरा वेपराइज हो गया, तो वेपर में भी कितना पहुंचेगा, 1 मोल बेंजीन और 2 मोल टोलुइन पहुंचेगा। तो यहां पर अभी कंडीशन क्या लगेगी, व्हेन द लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज रिमेनिंग, then all the liquid would have been would have vaporized and therefore, ठीक है, मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूं, कभी आप इनको रिवाइज करो तो आप क्या भूल जाओगे, तो लिखा हुआ है तो उससे आपको याद रहेगा। and therefore the composition of vapor at this condition will be equal to the composition, बताओ किसका composition, बोलो, of initial liquid। समझ रहे हैं बात को। तो ये बेसिक सा फंडा है, जब लास्ट ड्रॉप बची होगी तो जो फाइनल वेपर का कॉम्पोजिशन होगा वो इनिशियल लिक्विड के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि अब वाई ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1/3 और वाई ए मतलब वाई बेंजीन की वैल्यू हो चुकी है 1/3 और वाई टोलुइन की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2/3। बताओ क्या हम यहाँ से वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं,
फाइनल सोल्यूशन का, इस टाइम पर प्रेशर कितना होगा। तो देखो मेरे को दो चीज़ें निकालनी है, एक तो वो प्रेशर निकालना है जब लास्ट ड्रॉप बचेगी, और साथ में क्या निकालना है, लिक्विड का कॉम्पोजिशन, क्योंकि जो लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बची है, जितनी भी बची है उसमें कितना तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन है और कितना मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन है। तो मुझे थोड़ा सा इक्वेशन सॉल्व करना होगा, क्योंकि मैं बिना प्रेशर के इसको यूज कर ही नहीं पाऊंगा। तो अब क्या करो, दो इक्वेशन बनाओ, एक बनाओ बेंजीन के लिए और एक आप बनाओ टोलुइन के लिए। दोनों के लिए राउल्ट इज इक्वल्स टू डाल्टन करो। तो आप यहां से देखो, बेंजीन के लिए मैं करता हूं, तो बताओ राउल्ट इक्वल डाल्टन करो, क्या बनेगा, पी नॉट बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू पी टोटल इंटू वाई बेंजीन। सही है, चलो एक से ही काम चला लेंगे हम लोग। तो आप क्या करो, यहां से इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करें, ऐसा करते हैं, चलो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो आप लिखो वैल्यूज, बताओ पी नॉट बी कितना है 300, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो इस लिक्विड में मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन मुझे नहीं पता है, अभी ढूंढूंगा। दिस शुड बी इक्वल टू, बताओ पी टोटल कितना, तो वो तो नहीं पता, लेकिन पी टोटल को मैं राउल्ट्स लॉ से निकाल सकता हूं, कैसे, पी नॉट बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, है ना। तो ऐसा करो, अभी इसको भी पी नॉट ही लिख लो, और बताओ साथ में लिख सकता हूं पी नॉट टोलुइन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन इंटू क्या लिखूंगा, वाई बेंजीन। बताओ समझ में आ रहा है। ध्यान दें, मैं एक्स टोलुइन को यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन लिख सकता हूं। तो इक्वेशन को आप अरेंज करो और आगे, तो ये क्या बनेगा, पी नॉट बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू पी नॉट बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस पी नॉट ऑफ टोलुइन इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। और ऐसा करो, अभी थोड़ी देर के लिए वाई बी को भी नीचे रख लेता हूं, लिख सकता हूं। ये आपने कॉपी कर लिया होगा, तो मैं इसको गायब कर सकता हूँ यहाँ से, ताकि मैं कैलकुलेशंस को सामने ले आऊँ। तो आप इस इक्वेशन को यहाँ पे लाकर लिखें अगर, तो देखो आपको सबकी वैल्यूज़ पता है, किसकी, सबकी वैल्यूज़ पता है। आपको यहाँ पर वैल्यूज़ रखनी है। बताओ पी नॉट बेंजीन कितना है 300 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन चाहिए, डिवाइडेड बाय, बताओ वाई बेंजीन कितना है 1/3। समझ में आ रहा है। दिस शुड बी इक्वल टू पी नॉट बी 300 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है, प्लस पी नॉट टोलुइन इज 150 इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो यहाँ से आप निकालें मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, ये 3 आएगा ऊपर, तो ये बनेगा 900 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, 300 माइनस 150, बताओ कितना बनेगा, 150 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस 150। इसको ले आओ इधर, तो देखो ये बनेगा 750 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू 150। बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना आ गया, 150 अपॉन 750, दैट इज 1/5। समझ में आ रहा है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इतना है, तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन भी कितना होगा, वो होगा 1 माइनस 1/5, दैट इज 4/5। तो ये तो आ गया आपके लिक्विड का कॉम्पोजिशन। क्या आ गया, लिक्विड का कॉम्पोजिशन। और अगर आपको लिक्विड का कॉम्पोजिशन पता है, तो आप उस टाइम पर वेपर प्रेशर निकाल सकते हो। तो उस टाइम पर पी एक्सटर्नल इस वेपर प्रेशर के बराबर होगा, और वो वैल्यू कितनी आएगी, पी नॉट बेंजीन दैट इज 300 इंटू 1/5 प्लस पी नॉट टोलुइन इंटू उसका मोल फ्रैक्शन 4/5। तो आप देखें 600 प्लस 300 900/5, और 900/5 कितना आता है, 180 टोर। तो जब प्रेशर 180 टोर हो चुका होगा, तो लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बची होगी, जो क्या होने वाली होगी, वेपराइज होने वाली होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप रट नहीं सकते हैं। कंसेप्ट को समझें कि भाई जब पहला वेपर बना होगा, तो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड रहा होगा, मतलब लिक्विड कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं करोगे। जब आपके पास लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बचा होगा, तो जो वेपर ऊपर होगी उसका कॉम्पोजिशन और इनिशियल लिक्विड का कॉम्पोजिशन क्या रहेगा, सेम। अब क्या है, इसमें और वैरायटी आएगी नहीं, बस क्या करेगा, यहाँ मोल बदल सकता है, तो मोल बदलते जाओ और क्वेश्चन और करते जाओ। कर सकते हैं, बात समझ में आई। चलो, तो ये तो हुआ एक टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसी में एक और टाइप ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चन बनता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप अगर वैसे क्वेश्चन आपको बाय चांस मिल जाए। वैसे तो देखो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये प्योर एप्लीकेशन है। अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, तो इतना आप सोच सकते हो ना। नहीं सोच सकते तो मैंने सिखा दिया, आज के बाद सोच लेना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए, लेकिन किसी भी टाइम पर एप्लीकेशन बनाकर पैराग्राफ की फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं।
सही है। चलिए आप इसे कॉपी करें, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन से मिलवाता हूं इसी टाइप के। देखें अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन कह रहा है कि लिक्विड मिक्सचर कंटेन्स 1 मोल A एंड 1 मोल B, दो लिक्विड है। इसका इनिशियल प्रेशर आपको दिया हुआ है 200 टोर, इनिशियल नहीं सॉरी, प्योर A का प्रेशर, और प्योर B का प्रेशर आपको दिया हुआ है 100 टोर। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट, ऐसे करो थोड़ा सा इजी करता हूं मैं कैलकुलेशन को। इसको 800 कर देता हूँ, ठीक है ना, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी आपके लिए। व्हाट यू डू इज यू हैव टू कैलकुलेट द प्रेशर composition of liquid and vapor when 1 mole of the liquid is vaporized। ठीक है, तो ये आपको कह रहा है कि आपके पास दो लिक्विड्स लिए गए ए और बी, उनका एक एक मोल लेकर एक सोल्यूशन बनाया गया है। अगर उस सोल्यूशन का 1 मोल वेपराइज हो जाए तो आपको वो प्रेशर बताना है जिस पर ये होगा, और उस टाइम पर लिक्विड और वेपर का कॉम्पोजिशन बताना है। लगाएं दिमाग, चलो सोच लिया, आंसर बताऊं। वेपर प्रेशर आएगा आपके पास टोटल 400, जब 400 के इक्वल हो जाएगा तब आपके पास क्या होगा, 1 मोल लिक्विड वेपराइज हो चुका होगा। चलो छोड़ो, देखो ध्यान से, आसान है, आपको एक बार सोचना आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फिर से कंटेनर बनाते हैं। ठीक है, इस कंटेनर में लिक्विड भी भर देते हैं। एक तो ये कंटेनर कभी सीधे नहीं बनते। ठीक है, इस कंटेनर में भर दो लिक्विड। ठीक है, चलो जी, पहले क्या था, इस लिक्विड में 1 मोल ए था और 1 मोल बी था, टोटल 2 मोल थे। अब क्या हुआ, लिक्विड वेपराइज हो गया और उसके ऊपर बन गई वेपर्स। ठीक है, तो जो 2 मोल था उसमें से 1 मोल वेपराइज हो चुका है। मतलब कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो टोटल लिक्विड है उसके मोल्स भी कितने होंगे, 1, और यहाँ जो टोटल वेपर बनी उसके मोल्स भी कितने होंगे, 1। सही है, बताओ यहाँ पर कौन कौन होगा, ए होगा और बी भी होगा। बताओ वेपर में कौन कौन होगा, वेपर में भी ए भी होगा और बी भी होगा। सही है, अब आप ध्यान से देखना, आपने बोला है 1 मोल लिक्विड वेपराइज हो चुका है, तो बताओ ए के टोटल मोल्स कितने थे, लिक्विड वेपर सब मिला दो तो एक ही थे भाई, 1 से शुरू किया था, मोल्स तो गायब होने से रही। सेम इसी तरह बताओ टोटल मोल्स ऑफ बी भी कितने थे, वो भी 1 थे। अब वो कह रहा है कि हमारे हिसाब से देखो, टोटल मोल्स का कुछ पार्ट तो वेपर फॉर्म में होगा और कुछ पार्ट बताओ कौन सी फॉर्म में होगा, लिक्विड के अंदर होगा। तो मान लो ए के Na मोल्स वेपराइज हो गए, लेट Na मोल्स ऑफ ए हैज वेपराइज्ड। आराम से देखो, सोच समझ के आंसर देना। यहां पर ए के मोल्स हैं Na, तो क्या मुझे बता सकते हो यहां पर ए के मोल्स कितने होंगे, 1 कितने, 1 हाँ वेरी गुड, कितने होंगे, 1 - Na होंगे। क्यों भाई, टोटल मोल्स कितने थे, 1, तो अगर 1 का कुछ पार्ट ऊपर चला गया तो बताओ नीचे कितना बचेगा, 1 - Na तो बचेगा। सेम इसी तरह अगर आप देखो, देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊं, बताओ यहाँ पर ए के कितने मोल्स पहुंचे, Na, ध्यान से देखना, टोटल मोल्स कितने हैं, 1, टोटल मोल्स हैं 1, ए के मोल्स हैं Na, तो बताओ बी के मोल्स कितने होंगे, सही ना।
बताओ यहाँ बी के मोल्स कितने होंगे, समझ रहे हो चीज़ों को, है ना। तो आपको पहले से रिलेट करना है। यहाँ पर ए था, टोटल था 1 मोल, 1 मोल में से हमने देखा कि भाई लिक्विड में 1 माइनस Na बचा है। अब अगर यहाँ पर भी टोटल 1 होना है तो बताओ बी के मोल्स कितने आने चाहिए Na, ताकि जब आप ए और बी के मोल्स ऐड करो तो वो कितने आ जाएं 1। सेम चीज़ यहाँ पर एप्लीकेबल है। अब देखो सिंस टोटल मोल्स 1 है तो यहाँ पर ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो 1 माइनस Na ही हो जाएगा, 1 माइनस Na अपॉन टोटल मोल्स 1। और यहाँ पर बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो Na हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं ए का मोल फ्रैक्शन निकालूं, वेपर फेज में y है तो वो किसके इक्वल होगा Na, और अगर मैं बी का मोल फ्रैक्शन निकालूं तो वो कितना होगा 1 माइनस Na। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो फिर आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो छोटा सा एनालिसिस है, आपको एनालिसिस एक बार देखना है, इस क्वेश्चन को आपको ना दोबारा सॉल्व करना होगा मेरे समझाने के बाद, तब जाके आपको इसके अंदर ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक, चलो भाई अब हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, वेपर प्रेशर कॉम्पोजिशन ये सब निकालना है। तो आप क्या करोगे, देखो आपको लिक्विड XA YA XB YB सब Na की फॉर्म में पता है। तो आप क्या करो, लिक्विड फेज की कॉम्पोजिशन और वेपर फेज की कॉम्पोजिशन को रिलेट करो। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बताओ, राउल्ट इज इक्वल्स टू डाल्टन। तो पहले हम बात करते हैं फॉर लिक्विड ए। तो लिक्विड ए के लिए राउल्ट को डाल्टन के इक्वल करो, करें। बताओ राउल्ट क्या कहता है, P नॉट A इंटू XA। बताओ किसके लिए होना चाहिए, P टोटल इंटू YA के। तो बताओ P नॉट A की वैल्यू कितनी है, P नॉट A ही लिख लेता हूं, अभी तो बाद में कर लूंगा, वैल्यू रख लूंगा। XA किसके इक्वल है, 1 माइनस N इंटू A इज इक्वल्स टू P टोटल कितना है पता नहीं, लेकिन YA पता है कितना, NA है। बताओ क्या मैं यहाँ से 1 माइनस NA अपॉन NA की वैल्यू को P टोटल अपॉन P नॉट A लिख सकता हूँ, बोलो हाँ, अरे हाँ तो बोल दो, है ना। सिमिलरली अगर मैं बात करूं लिक्विड बी के लिए, बी, बताओ लिक्विड बी के लिए भी रॉल्ट को किसके इक्वल कर दो, डाल्टन, करें। बताओ रॉल्ट क्या बोलेगा, P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन लिक्विड। डाल्टन क्या बोलेगा, P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज बोलेगा। रखो वैल्यूज, तो P नॉट B ही लिखो इसको। बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना हो जाएगा, Na, देखो ये रहा, आपने लिखा था। बताओ वेपर फेज में ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस Na। फिर से अगर आप जरा ध्यान से देखें तो मैं 1 माइनस Na अपॉन Na को क्या लिख सकता हूं, P नॉट B अपॉन P टोटल। तो नैन और चक्षु दोनों को खोल के देख लें कि मैंने सही लिखा है या गलत। सही लिखा है ना, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। अब देखो ये भी 1 माइनस Na अपॉन Na, ये भी 1 माइनस Na अपॉन Na, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इन दोनों को इक्वेट करोगे, बताओ P टोटल अपॉन P नॉट A किसके इक्वल होगा, P नॉट B अपॉन P टोटल के। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बताओ PT स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, P नॉट A इंटू P नॉट B, यानी P टोटल किसके इक्वल आ जाएगा, रूट ओवर P नॉट A इंटू P नॉट B। रखो वैल्यूज, 200 इंटू 800 कितना हो जाएगा, 16,000 का रूट निकालोगे कितना आ जाएगा, 402। ये तो आ गया पहला पार्ट। जैसे ही आपको P टोटल मिल गया, P टोटल की वैल्यू यहाँ रख दो, तो देखो 1 माइनस Na अपॉन Na किसके इक्वल हो जाएगा, P नॉट B 800 अपॉन 400 दैट इज 2। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लो, Na की वैल्यू आपको 1/3 मिल जाएगी। सही है। और अगर आपको Na की वैल्यू 1/3 मिल गई तो देखो कॉम्पोजिशन लिखते हैं लिक्विड का। तो लिक्विड में A कितना था, 1 माइनस Na, तो A का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 2/3 और B का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 1/3। और वहीं अगर आप लिखना चाहें वेपर का कॉम्पोजिशन, वेपर का, तो वेपर में YA हो जाएगा 1/3 और YB कितना हो जाएगा 2/3।
दोनों के कॉम्बिनेशन उलट पुलट हो जाएंगे। समझ सकते हो? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। लॉजिकल है, आपको थोड़ा सा सोचना होगा और फिर आप आसानी से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ऑल्दो मैं आपको पहले ही बोल दूं, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, ये रॉल्स का ही एप्लीकेशन है, रॉल्स लॉ का। तो आपको इतना सोचना आना चाहिए, इसलिए मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करवाए हैं और इनकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन डीबी में डाल दूंगा। तो बहुत आसान है, लेकिन ये पहली बार में दिमाग में नहीं घुसते हैं, तो आपको इनकी प्रैक्टिस 1-2 बार तो करनी ही होगी, तब जाके आपको इसके अंदर बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी और फिर आप कभी भी इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए कॉपी करें, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो ये हम लोगों ने सीख लिया है कि कैसे हम लोग वेपर प्रेशर और कॉम्प्रेशन कर्व बनाते हैं। तो उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ जो आप लोगों ने कभी ना कभी बचपन में पढ़ी हुई होगी, और उस प्रोसेस का नाम होता है डिस्टिलेशन। क्या होता है? डिस्टिलेशन। तो आओ डिस्कस करते हैं क्या होता है डिस्टिलेशन और कैसे हम उसको इस चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, डिस्टिलेशन की जगह मैं आपके सामने नाम लिख रहा हूँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो देखो क्या होता है डिस्टिलेशन या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। 2 या 2 से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड्स, यानी जो एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, उनको एक दूसरे से सेपरेट करना, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन, या फिर क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक्चुअली डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। एक होता है सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है, आप नॉर्मल तरीके से क्या करते हो, लिक्विड को बॉईल करते हो, जो मिक्सचर है, तो उसमें एक कंपोनेंट की वेपर ज़्यादा तेज़ी से बनती है, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज़्यादा होता है। मान लो एक का बॉइलिंग पॉइंट है 80, एक का बॉइलिंग पॉइंट है 300, तो क्या होगा, जैसे आप बॉईल करोगे तो जो 80 वाला है उसकी वेपर्स क्या होंगी, जल्दी बनेंगी, उनको हम अलग से क्या कर लेते हैं, कलेक्ट। दैट इज कॉल्ड सिंपल डिस्टिलेशन, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा। हम लोग बेसिकली यहाँ पर बात करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, आपको प्रोसेस को बार बार रिपीट करना होता है, ठीक, और आप एक ऐसी स्टेज तक पहुँचते हो जहाँ पर दोनों लिक्विड्स क्या हो चुके होंगे, सेपरेट। अभी आप देख लोगे कैसे। तो सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ 2 or more miscible volatile liquids। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है कि एक लिक्विड वॉलेटाइल हो और एक कैसा हो, आपका नॉन वॉलेटाइल हो। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। ठीक, चलिए बहुत ही अच्छा है, इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। अब आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम 2 तरीके से करवाते हैं। कितने तरीके से करवाते हैं? 2 तरीके से। एक तो होता है आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कौन सा? आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक, और एक होता है जो सबसे कॉमन टाइप होता है, दैट इज आइसोबैरिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो देखो क्या होता है, कैसे कैरी करवाते हैं। फर्स्ट वाले को डिस्कस करने से पहले मैं आपको सेकंड वाला बता दूं, क्योंकि ये सबसे कॉमन फॉर्म होता है। आइसोबैरिक का मतलब क्या हो गया बताओ, हम प्रेशर को रखते हैं कांस्टेंट। एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर इज चेंज्ड। ठीक है, तो हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं और उसके थ्रू क्या करते हैं, वेपर्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ये मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा, तो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, तो अगर मैं इसका आइसोबैरिक डिस्टिलेशन करवा रहा हूँ तो मैं प्रेशर चेंज नहीं करूँगा, क्या करूँगा, टेम्परेचर बदलूंगा। तो इस लिक्विड को हीट करना शुरू करूँगा। बताओ, इसको हीट करूँगा तो यहाँ पर क्या बनेंगी, इसकी वेपर्स बनेंगी। तो इन वेपर्स को आप क्या करोगे, दोबारा से यहाँ कलेक्ट करके कंडेंस कर दो। और कंडेंस करके आपने इनको दूसरे कंटेनर फिल कर दिया, तो इन वेपर्स को कंडेंस करके नया लिक्विड बनेगा। फिर इस लिक्विड को आप और हीट करोगे तो उसके ऊपर क्या बनेंगी, और ज़्यादा वेपर्स बनेंगी।
ठीक है। तो अभी पूरा प्रोसीजर नहीं समझा रहा हूँ, डिटेल में पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, बट हाल फिलहाल आप समझ सकते हैं कि मैं हर जगह पर प्रेशर तो क्या रख रहा हूँ सेम, और लिक्विड को क्या करता जा रहा हूँ, वेपराइज करके वापस से क्या कर रहा हूँ, कंडेंस कर रहा हूँ। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोबैरिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दिस इज द मोस्ट कॉमन टेक्निक जो हम यूज करते हैं दूसरे लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए। हाँ, क्रूड ऑयल में यही टेक्निक यूज होती है। लेकिन कई बार आपके पास ऐसे लिक्विड होते हैं, जैसे मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट है मिक्सचर का 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसका जो एक कंपोनेंट है वो 90 डिग्री सेल्सियस पर ही डीकम्पोज हो जाता है। किस पर डीकम्पोज होता है? 90 डिग्री सेल्सियस पर ही। तो फिर क्या करूंगा मैं, टेम्परेचर बढ़ाकर इन कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकता क्योंकि लिक्विड ही खत्म हो जाएगा मेरा। तो उसके लिए फिर हम कौन सा यूज करते हैं? आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को कर लेते हैं कांस्टेंट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज चेंज्ड। जैसा आपने भी थोड़ी देर पहले देखा, ये जो आप पढ़ रहे थे ना अभी इससे पहले वाला पार्ट, वो सब इसी से रिलेटेड था। आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था और आप लिक्विड पे से प्रेशर क्या करते जा रहे थे, कम करते जा रहे थे। उससे क्या हो रहा था, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा था, वेपर में कन्वर्ट हो रहा था। उसी चीज़ का हम फायदा उठाएंगे। तो आओ मैं आपको समझाता हूँ दोनों तरह के डिस्टिलेशंस क्या होते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए था कि भाई टाइप क्या होते हैं। अब एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। तो आप देखें, पहला, फर्स्ट, दिस इज आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हम आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, पहले आप इसकी डिटेल्स लिख लें। लिखें, इन दिस टाइप ऑफ डिस्टिलेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर pressure over the liquid is reduced, as a result of which the liquid gets vaporized। ठीक है। तो देखो डायग्राम की फॉर्म में आपको बताता हूं इसको। इसमें क्या होगा, ये एक लिक्विड होगा, तो लिक्विड है। आप लिक्विड के ऊपर क्या करोगे, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाना कम करना शुरू करोगे। तो कम करोगे तो मान लो आप पिस्टन को ले आए यहां कहीं पर, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगी, यहां पर इस लिक्विड की वेपर्स फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है। तो इस लिक्विड में दो कंपोनेंट थे, एक था ए, एक था बी। ये आप समझ लें, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ से दो ग्राफ बनेंगे, वो ग्राफ आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो एक ग्राफ आप पढ़ चुके हो, दूसरा आप थोड़ी देर बाद पढ़ोगे, लेकिन वो दोनों सिलेबस में है। तो क्योंकि वो ग्राफ समझने हैं तो हमें पहले प्रोसेस को भी समझना होगा, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है। मान लो पी नॉट ए की वैल्यू पी नॉट बी से ज़्यादा है। बताओ हम इससे क्या कमेंट कर सकते हैं? इसका मतलब ए क्या होगा, ज्यादा वोलेटाइल है एज कंपेयर टू बी। बताओ अगर ए ज्यादा वोलेटाइल है तो यहां पर जो वेपर्स बनेंगी उसमें किसका अमाउंट ज्यादा होगा? दैट मीन्स दिस वेपर विल बी रिच इन ए। क्या ये सही है? तो इसमें ए का अमाउंट ज्यादा होगा और बी का अमाउंट क्या होगा, कम। अब मैंने पिस्टन को यहां रोक दिया और ये जो वेपर बनी, इस वेपर को कंडेंस किया। क्या किया? कंडेंस किया और एक दूसरे कंटेनर में पहुंचा दिया। तो कंडेंस करके मैंने इसको भी किस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड में। समझ रहे हो? तो बताओ ये जो लिक्विड बना इसके कंडेंसेशन से, उस लिक्विड के अंदर बताओ कौन ज्यादा होगा? तो लिक्विड ए, यानी इस लिक्विड में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ज्यादा हो गया। ऐसा बोल दो, दिस लिक्विड विल बी रिच इन ए होगा। फिर से आपने पिस्टन लगा रखा था यहां पे, फिर से पिस्टन को ऊपर करना शुरू किया और यहां तक पहुंचे। बताओ यहां तक पहुंचे तो फिर से यहां पर क्या बनेंगी, वेपर्स। बताओ कौन ज्यादा वोलेटाइल है,
ए, तो यहाँ पर जो वेपर्स बनेगी उसमें किसका अमाउंट ज़्यादा होगा, ए का। मतलब ये बोल सकते हैं कि दीज वेपर्स विल बी रिचर इन ए। अब ये और ज़्यादा ए यहाँ पहुँच चुका होगा। और बताओ बी कहाँ रह गया होगा, लिक्विड के अंदर। फिर से आप क्या करोगे बताओ, इसको फिर से कंडेंस करोगे, और जैसे आप इसको फिर से कंडेंस करोगे और जो लिक्विड बनेगा बताओ वो लिक्विड भी क्या होगा, इस वाले लिक्विड के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, दिस वुड बी मोर रिचर इन ए। यहां पर भी मोर लिख देना, विल बी मोर रिचर इन ए। होगा, बन गया। अब बताओ इसमें ए बहुत ज्यादा है तो बी क्या बचा होगा, बहुत कम। फिर क्या करेंगे, फिर से पिस्टन को ऊपर उठाएंगे, फिर से वेपर्स बनेंगी, और बताओ दीज वेपर्स विल बी मच मोर रिचर इन ए एज कंपेयर टू द फर्स्ट वेपर। और इस तरह से आप बार बार स्टेप्स को रिपीट करते जाओगे। क्या करते जाओगे, रिपीट करते जाओगे। तो बताओ कई स्टेप्स के बाद आपको जो फाइनल मिलेगा, फाइनल मिक्सचर, उसमें बताओ ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, ए, दैट इज योर मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट, और बताओ नीचे कौन बचा होगा, बी, विच इज योर लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट। और इस तरह से आपने दोनों को क्या कर लिया होगा, सेपरेट कर लिया होगा। दिस इज द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट करते जाते हैं तब तक जब तक आपके दोनों लिक्विड्स क्या नहीं हो गए हैं, सेपरेट नहीं हो गए। समझ रहे हो बात को। तो आप प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। द लिक्विड गेट्स वेपराइज्ड। ठीक है, मैं पूरा लिख रहा हूँ, सर समराइज कर रहा हूँ कि the more volatile liquid will be easily vaporized and the vapor will contain higher amount of more volatile liquid, that is A। ठीक है, now these vapors are condensed to, ठीक है, तो मैं ये वाला डायग्राम हटा रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, वो लैंग्वेज में लिख दूंगा मैं। condensed to form a new liquid which will be richer in A. And now the process is repeated until the last step where vapors will contain only A, that is more volatile component, ना, A का मतलब more volatile liquid, and B will be left in liquid। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन दिस इज वेरी रेयरली यूज्ड, दिस इज अ लीस्ट यूज्ड प्रोसेस इन प्रैक्टिस। मतलब रियल लाइफ में हम इसको बहुत कम काम में लेते हैं। जब तक हम किसी और मेथड से सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं तब तक हम इस मेथड को, मतलब उसके बाद ही हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। अगर हम किसी और मेथड से सेपरेट कर सकते हैं तो फिर हम उसी को प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट होता है, ये इतना आसान नहीं होता है प्रेशर को लो करके लिक्विड को सेपरेट करना। इसलिए आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो कौन सा होता है, आइसोबैरिक डिस्टिलेशन होता है। अच्छा, इसमें एक और छोटी सी चीज़, डायग्राम आपने बना लिया होगा तो मैं इसको उड़ा देता हूँ यहाँ पे। जो मैंने आपको इससे पहले ग्राफ सिखाए थे, ग्राफ याद है, ग्राफ। तो इस ग्राफ में आपने देखा था कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है,
ये बन रही है। मैंने ग्राफ बनाया था, हम प्रेशर को बदल रहे थे और मोल फ्रैक्शन। सो दिस ग्राफ इज रिलेटेड विद आइसोबैरिक डिस्टिलेशन, सॉरी आइसोथर्मल डिस्टिलेशन। तो आप यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो और प्रेशर के साथ साथ क्या होता है, लिक्विड और वेपर का कॉम्पोजिशन क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो ये ग्राफ आइसोथर्मल डिस्टिलेशन से रिलेटेड था, जिसका प्रोसेस मैंने आपको समझाया। कॉपी करें। फिर देखो आपका सेकेंड टाइप का डिस्टिलेशन विच इज मोर कॉमन एंड मोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड, विच इज एन आइसोबारिक डिस्टिलेशन। तो जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, मैंने आपको बता भी दिया है, यहाँ पर आप प्रेशर को रखोगे कांस्टेंट और टेम्परेचर क्या करोगे, चेंज। तो टेम्परेचर को चेंज करते करते आप क्या करोगे, लिक्विड्स को सेपरेट करोगे। ये भी उतना ही आसान है, इवन ये ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये आपकी खोपड़ी में बड़ी आराम से घुसेगा। देखें, ये एक कंटेनर है और ये पता है, ये मुझे आपको लिखवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये इतना आसान है। चलो, तो ये एक कंटेनर है, इसमें हम लिक्विड भर देते हैं। ठीक, ये आपका लिक्विड भर गया। इस लिक्विड में ए भी है और बी भी है और पी नॉट ए पी नॉट बी से ज़्यादा है। तो आपने प्रेशर तो रखा हुआ है कांस्टेंट, ठीक है। अभी टेम्परेचर था T और अब आपने टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किया। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, यहाँ पर क्या बनेंगी, वेपर्स। बहुत बढ़िया। अब बताओ, ये जो वेपर्स बनेंगी, आप तुम्हें सिर्फ इतना बता दो, इन वेपर्स में से A और B में से किसका अमाउंट ज्यादा होगा? तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट पे कैसे डिपेंड करेगा, सब बताया मैंने आपको। भूल गए? बस इतना सा। अरे यार देखो, मैंने चीख के बोला था कि जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही कम। और वैसे भी नाम से लिख रहा है यार, ये मोर वॉलेटाइल है। P नॉट ए ग्रेटर देन P नॉट बी का मतलब क्या होता है कि A इज मोर वॉलेटाइल। मोर वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, जिसकी वेपर्स आसानी से बनेंगी। और किसकी वेपर्स आसानी से बनेंगी? बोल दो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। मोर वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जिसके वेपर आसानी से बनेंगी। आसानी से वेपर किसकी बनेगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो यहाँ पर जो वेपर्स बनेंगी उसमें किसकी वेपर ज्यादा होंगी, ए की वेपर ज्यादा होंगी। यानी वेपर्स ऑफ मोर वोलेटाइल लिक्विड will be more on heating। यानी ये जो वेपर बनी, this vapor will be rich in component A। इसमें B भी होगा, लेकिन वो किस अमाउंट में होगा, कम अमाउंट में। अब प्रोसेस रिपीट करना है। अब क्या करोगे, इस वेपर को कलेक्ट करोगे और कंडेंस करोगे। तो बहुत ध्यान से देखना आप, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेटिव पार्ट भी आएगा थोड़ा सा, उसमें नहीं आता था, इसमें आएगा। आप देखें, यहाँ पर जो लिक्विड है, यहाँ लिक्विड, उसका मोल फ्रैक्शन है XA और इसका मोल फ्रैक्शन है XB है। और यहाँ जो वेपर बनी, उस वेपर का मोल फ्रैक्शन मैं बोल रहा हूँ YA और YB। ध्यान से देखना, आपने इसी वेपर को क्या किया है, कंडेंस किया है। तो जैसे आप इसका कंडेंसेशन करवाओगे और जो नया लिक्विड बनेगा, बताओ वो नया लिक्विड किससे बना है, इसी वेपर को कंडेंस करने से बना है। तो ये जो नया लिक्विड बनेगा, इस नए लिक्विड का कॉम्पोजिशन बताओ पुरानी वाली वेपर के क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब अब मैं इसके कॉम्पोजिशन को बोल रहा हूँ X-A और इसको बोल रहा हूँ X-B। पहली बात तो कि X-A किसके इक्वल होगा, YA, और X-B किसके इक्वल होगा, YB। बोलो समझ में आ रहा है? सिंस ये वेपर A में रिच थी, तो बताओ ये लिक्विड भी क्या होगा, दिस लिक्विड विल बी रिच इन A। सही है। अब आप इसका भी टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी भी क्या बनेगी, बताओ वेपर्स बनेंगी। बताओ अगेन इस वेपर्स में कौन ज्यादा होगा,
more volatile component. This vapor will be more richer in A. That is your more volatile component. बताओ अब इसकी जो मोल फ्रैक्शन होगी मैं उसको कितना बोल देता हूँ, कुछ y' A और y' B. क्या मैं y' A को इनसे रिलेट कर सकता हूँ? नहीं, मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि y' A x' और x' B के भी बराबर नहीं होगी ना, इससे कुछ अलग होगी. इतना बोल सकता हूँ कि ये जो वेपर होगी उसमें बताओ A का अमाउंट क्या होगा, रिलेटिवली ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू B. फिर दोबारा क्या करेंगे बताओ, इस वेपर को भी हम कंडेंस करेंगे और इसको कंडेंस करके हम फिर से क्या बनाएंगे, एक नया लिक्विड बनाएंगे. इस तरह से आप इसे कंडेंस करो. बताओ फिर से जो नया लिक्विड बनेगा उस लिक्विड के मोल फ्रैक्शन को मैं क्या बोल देता हूँ, x'' A और इसको बोल देता हूँ x'' B. तो बताओ x'' A किसके इक्वल होगा, y' A के, क्योंकि इसी को कंडेंस करके बना रहे हो. बताओ x'' की B किसके इक्वल होगा, y' B के. एंड दिस लिक्विड विल बी मोर रिचर इन A. सही है. फिर इसके ऊपर क्या बनेगी, वेपर्स, और इस तरह से प्रोसेस क्या रहेगा, चलता रहेगा. कब तक, जब तक सारा लिक्विड A लिक्विड B से क्या नहीं हो जाता है, सेपरेट नहीं हो जाता है. तो इस चीज़ को हम बोलते हैं आइसोबैरिक डिस्टिलेशन, जहाँ पर हम प्रेशर तो चेंज नहीं कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर चेंज कर करके क्या कर रहे हैं, एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से सेपरेट कर रहे हैं. बोले यहाँ तक बात समझ में आई? थोड़े से टर्म आपको ध्यान रखने चाहिए. ये इस वेपर के लिक्विफिकेशन से जो नया लिक्विड बना इसको हम बोलते हैं कंडेंसेट. क्या बोलते हैं, कंडेंसेट. तो ये कंडेंसेट है. और जो पुराना लिक्विड बच जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिड्यू. ठीक है. तो जो न्यू लिक्विड बना, न्यू लिक्विड फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन, उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेट बोलते हैं. और जो पुराना लिक्विड बचा, ओल्ड लिक्विड लेफ्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिड्यू. जैसे आप समझे बात को, ये इस लिक्विड के लिए क्या है, रेसिड्यू. ठीक. जबकि ये इस लिक्विड के लिए क्या है, रेसिड्यू, और ये इस लिक्विड का क्या है, कंडेंसेट है. तो क्या होता है, क्वेश्चन में कई बार आपसे बोल देगा कि कॉम्पोजिशन ऑफ रेसिड्यू बताओ या फिर कॉम्पोजिशन ऑफ कंडेंसेट बताओ. तो उस टाइम पर आपको पता होना चाहिए कि क्या कंडेंसेट होता है और क्या रेसिड्यू होता है. बात समझ में आई? तो ये थे आपके मेथड्स ऑफ आइसोथर्मल एंड आइसोबैरिक डिस्टिलेशन. अभी यहाँ पर क्या है, हम ग्राफ बनाकर कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन वो ग्राफ मैं आपको नेक्स्ट क्लास बनवाऊंगा और उसके साथ साथ ही मैं आपको इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा. इस पर भी एक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं. वो कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, एक बार आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए. तो देखो, मैंने आपको आइसोथर्मल डिस्टिलेशन का ग्राफ बनवाया, प्रेशर वाला. सेम ऐसा ही, एग्जैक्ट सेम तो नहीं, लेकिन इसी नेचर का एक ग्राफ बनता है आइसोबैरिक डिस्टिलेशन के लिए भी. तो वो ग्राफ क्या होता है और इसके ऊपर किस तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं.